स्टेज में है या एजिंग की तरफ है या बुढ़ापे स्टेज में है, ठीक है, तो वहां पे बनता है क्या, इथालीन। जैसे पका हुआ फ्रूट, नहीं, ऐसे पका हुआ फ्रूट हो, वहां से इथालीन निकलेगा। एंड राइपनिंग फ्रूट, राइपनिंग फ्रूट से निकलता है। साथ साथ कोई सेल जो बूढ़ी हो चुकी है वहां से भी इथालीन निकलता है। तो एक राइपनिंग फ्रूट भी याद रखिएगा, दूसरा अंडरगोइंग सेनेसिन जो सेल होती है उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो आगे, इन्फ्लुएंस ऑफ इथालीन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। क्या कराता है, देखो ये कराता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। दूसरी बात कर रहे हैं कि स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है। एपिकल हुक फॉर्मेशन की मदद से जो सीड होता है, आप देखें यहाँ पे सीड जब उसमें प्लूमिल और रेडिकल पाया जाएगा, ठीक है, प्लूमिल और रेडिकल होगा। प्लूमिल पता है क्या बनाता है, स्टेम, और रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, है कि नहीं। तो कहने मतलब ये हो गया, अब इसी की मदद से जो सीड धीरे धीरे जमीन के ऊपर आता है, इसी को बोलते हैं एपिकल हुक फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो कह रहे हैं एपिकल हुक फॉर्मेशन भी करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एपिकल हुक कौन बनाता है, तो क्या बताओगे आप, इथाइलिन। अगला हमारी बात है यहाँ पे, इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स। ये करेंगे जो सेनेसेंस को प्रमोट करता है। कौन ऐसा होता है जो सेनेसेंस को क्या करता है, खत्म करता है? साइटोकाइन था। साइटोकाइन क्या करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। और यहां अगर बात करें तो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे सेनेसेंस को प्रमोट करता है। यहाँ देखो यानी कि प्रमोट सेनेसेंस, यानी कि प्लांट में बुढ़ापा जल्दी आता है। एब्सेशन ऑफ प्लांट, एक और पढ़ा था हम लोगों ने, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता था, जो कच्चे फल हैं और फ्लावर हैं उनको गिरने से रोकता है, लेकिन जो ओल्ड वाले हैं उनको गिरने में सपोर्ट करता है। एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। जो लीफ और फ्लावर होता है उनकी जल्दी एजिंग हो जाएगी, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी प्लांट से गिर जाएंगे। ये कौन कराता है, इथाइलिन। यानी कि इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। और सबसे ज्यादा इसका रोल कहाँ होता है बच्चे, फ्रूट राइपनिंग सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, ठीक। इट एनहेंसेस द रिस्पायरेशन रेट, और कह रहे कि जो रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है। आपने देखा हो कभी आम को रखा होगा आपने किसी उसके अंदर पकाने के लिए, और उसके बाद कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद आप कुछ खोलते हो तो क्या दिखता है आपको, अंदर अब गर्मी महसूस होती है उसके अंदर, होता है ऐसा, गर्मी महसूस होती है, उसका बीमार रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसका, जो फ्रूट रखा आपने उसका, और आपने उसको भी अवॉइड कर दिया तो अंदर इतनी गर्मी होती है कि प्लांट कुछ देर बाद सड़ जाता है। बस है कुछ, तो वही कह रहे हैं आप देखो, इट एनहेंस द रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जब फ्रूट राइपनिंग कर रहा होता है उसमें उसके रिस्पायरेशन रेट जो है काफी तेज बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, जब रिस्पायरेशन बढ़ जाएगा तो आदमी जल्दी थक जाएगा, मतलब जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। प्लांट की बात कर रहे हैं, देखो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, दिस राइज इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। और ये जो फल के जो पकने के दौरान इसका जो रेट होता है रिस्पायरेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, किसका, फ्रूट का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं, इसका नाम क्या बच्चे, रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक। कई बार ये पूछा गया है, रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक क्या होता है, तो फ्रूट राइपनिंग के दौरान बीएमआर रेट रिस्पायरेशन बढ़ जाना, इसी को बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी क्या, क्लाइमेटिक, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कुछ बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बताया था इथाइलिन के बारे में, ये पहला इकलौता हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में है। दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे कि ये कहाँ कहाँ बनता है, जो कोई भी टिश्यू जहाँ जो बुढ़ापे स्टेज में है, स्टेम हो, लीफ हो, जो बूढ़ी स्टेज में हो, वहां से निकलता है। साथ साथ पका हुआ फ्रूट जो होता है वहां से इथाइलिन निकलता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, दोनों जगह निकलता है। दूसरी बात करें यहाँ पे, इथाइलिन से मेन चीज क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल रूट ग्रोथ होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है किसका, सीडलिंग का। साथ में जो एक्सिस होता है स्वेल कर जाती है। एपिकल हुक का फॉर्मेशन भी करता है, किसमें, डाइकॉट सीड में, किसमें, डाइकॉट सीड में। और साथ साथ बताया था यहाँ पे कि ये एजिंग को बढ़ाता है। इथाइलिन क्या करता है, एजिंग को बढ़ाता है, साइटोकाइनेस को घटाने का काम करता है, ठीक। आगे देखो, दूसरी बात करेंगे, जो इथाइलिन होता है ब्रेक सीड एंड बड डार्मेंसी, सीड और बड डार्मेंसी को तोड़ देता है। अभी आप पढ़ेंगे एब्सेसिक एसिड, वो क्या करता है, जो सीड डार्मेंसी को बढ़ाता है, सीड डार्मेंसी को बढ़ाता है। ये क्या करते हैं, सीड डार्मेंसी को तोड़ता है, समझ आया। तो कह रहे हैं कि ब्रेक सीड एंड बड डार्मेंसी, मतलब ये कहने का है कि बड से फ्लावरिंग जल्दी करा देगा, बड से फ्लावरिंग जल्दी करा देगा। साथ साथ में जो सीड है उसको भी जर्मिनेट जल्दी कर देगा, तुम्हारा ये चीजें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे।
तो सीड और बड डार्विनिज्म क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। साथ साथ कह रहे हैं कि इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, और पीनट सीड में जर्मिनेशन, पीनट समझते हो, मूंगफली, यहाँ देखो, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, और मूंगफली के सीड में क्या करता है, ये जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है। साथ साथ स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, आपने देखा आलू में आंखें निकल आती, आंखें समझते हो, बर्ड्स की बात करें ना, उसको आंखें बोलते हैं, ठीक। कह रहे हैं कि जो पोटैटो होता है उसमें स्प्राउटिंग हो जाएगा, उसमें आइस बर्ड बन जाएंगे, ठीक है। ये भी चीजें होती है किसकी, इथालिन की मदद से, ठीक है। ये भी काम करता है स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। इथालिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। जरा ध्यान रखिए, आपने देखा होगा खासकर जब धान के खेत में होता है, तो जब शुरुआत में पानी बरसता है, खासकर जब वो लगाते हैं उसको उखाड़ के, उसमें पानी का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें पानी भरना होता है खेत में। पानी भरेंगे तो उसको फिर मिट्टी को गीला करके उससे फिर पेड़ लगाए जाते हैं, जरूरी होता है कि नहीं। अब इसके लिए अगर ट्यूबवेल का यूज करें तो बहुत ज्यादा डीजल खर्च होगा, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, और अगर ये बारिश से हो गया तो किसानों को पैसा बच जाता है कि नहीं। ये सारी चीजें होती है, क्योंकि जब तक पानी नहीं हो तो उनको लगाएंगे कैसे, और खेत में पानी भरने के लिए तो बहुत ज्यादा 12-12 घंटे तक चलाए जाते हैं ट्यूबवेल वगैरह, है ना, बहुत नुकसान हो जाता है उसमें। तो वो ये कह रहे हैं कि लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि ठीक है पेड़ लग गया धान का, और काफी पेड़ बड़े भी हो गए हैं, बड़े होने के बाद उसमें बालियां भी निकल आई है, ठीक। अब क्या हो गया, अचानक बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में बारिश हुई तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में बारिश शुरू हो रही है तो लोग कह रहे हैं अच्छा हो, बारिश तो अच्छा ही है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो होगा क्या। देखो यहाँ पे ये मान लो, जैसे यहाँ पे ये प्लांट है, ये देखो, ये ये प्लांट है, और यहाँ पे इसकी बालियां हैं, ये तरह से लगी हुई है, देखो ये है, ठीक। अब पानी का लेवल बच्चे देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, देखो पानी और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या होगा, ये पत्तियां बच पाएंगी, पानी में डूबी हुई हैं, बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। पत्तियां बचेंगे नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ सीड का फॉर्मेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। कुछ मारा है? तो करता है क्या है यहाँ पे देखो, जैसे पानी ये बढ़ता जाता है, पानी बढ़ता जाता है तो इंटरनोडल इलांगेशन कर देगा। मतलब ये पत्तियां यहाँ से स्टार्ट हुई, मान लो ये पत्तियां यहाँ से स्टार्ट हुई है और रूट का ये है, तो क्या करेगा, ये लंबाई को बढ़ा देगा। रेपिड, इथालिन प्रमोट रेपिड इंटरनोड या पिटियोल इलांगेशन, इसमें डीप वाटर राइस प्लांट, ठीक है, जो धान के खेत होते हैं वहां पे। आगे देखो, इट हेल्प लीव्स अपर पार्ट ऑफ द सूट टू रिमेन एबव द वाटर। मतलब जाहिर सी बात है, पानी कंटेंट से क्या होगा, ये इसको जैसे पानी लेवल बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा तो पत्तियां हमेशा पानी कंटेंट से ऊपर रहेंगी। पानी कंटेंट नहीं है क्यों, क्योंकि पानी कंटेंट जैसे है पत्तियां सड़ जाएंगी, और पत्तियां सड़ गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उससे पूरा सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होता। कुछ माया, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पत्तियां हमेशा पानी को ऊपर ही रहती हैं, क्यों, क्योंकि ये इंटरनोडल इलांगेशन इसको भी ये बढ़ाता चला जाता है, ये बढ़ता जाए, पानी का लेवल भी बढ़ेगा, इसका लेवल भी बढ़ता चला जाता है। देखो वही कह रहे हैं यहाँ पे, डीप वाटर राइस प्लांट, इट हेल्प लीव्स अपर पार्ट ऑफ द सूट टू रिमेन एबो द वाटर। इस वजह से हमेशा पत्तियां पानी के ऊपर ही रहती हैं, पत्तियां पानी कंटेंट में नहीं आती हैं। इथालिन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। बहुत ब्लर हो गया शुरुआत, दिख ही नहीं रहा है। कितना में ये हाल है। बताया नहीं ऐसे खराब लगता है। बताया नहीं, कुछ सही करो, हाँ अब आया कुछ, हाँ फिटिंग सही करो, बहुत अच्छी, और लिफ्ट ले जाओ, मतलब यहाँ सेटिंग्स क्या हुआ, लिफ्ट ले जाओ, लिफ्ट नहीं जा रहा है। सही आ रहा है, इधर करो, इनसे
कैमरा को करो। अब आया, ऐसे रहेगा। हाँ? फिर हो गया क्या करते हैं? हाँ? चल रहा है ना? ठीक है बच्चे देखो, तो यहाँ पे डीप वाटर राइस प्लांट तो हमने देख लिया, साथ साथ कह रहे हैं कि इथालियन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इधर समझ आया, फिर से देख लो मैंने क्या बताया। इथालियन में सबसे पहले इकलौता हार्मोन कैसे फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। कहाँ कहाँ बनेंगे, ये सिर्फ राइपेंड फ्रूट नहीं बनते, बल्कि जो टिश्यू ऐसी हैं जो ग्रोथ हो रही है कि उनकी बूढ़ी हो चुकी हैं, वहां से भी निकलता है। वो स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, दिमाग मत रखिए कि फ्रूट से होता है। देखो आगे दूसरी बात करें कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है किसका, सीडलिंग का। साथ साथ में जो एपिकल हुक फॉर्मेशन करे किसमें, डाइकॉट सीड में। और साथ साथ करें कि ये सेनेशन को प्रमोट करता है। और दूसरी बात बताया कि जो इथालियन जो होता है ये फ्रूट रैपनिंग में हेल्प करता है। और फ्रूट रैपनिंग के दौरान यहाँ पे रिस्पायरेशन रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखो आगे इथालिन की बात करते हैं। यहाँ पे ये सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। दूसरी बात करें यहाँ पे कि जो पीनट सीड होता है वहां पे इनिशिएट करेगा जर्मिनेशन को, और पोटैटो ट्यूबर में आई बड बनाएगा, स्प्राउटिंग कर देगा। साथ साथ में रेपिड इंटरनोडल इलांगेशन करेगा किसमें, धान के जो खेत होगा, तो धान के जो प्लांट होंगे उसमें इंटरनोडल इलांगेशन कर दी, इस वजह से पत्तियां पानी कंटेंट हमेशा ऊपर रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको दे सकता है। ठीक है, जैसे जो इस बार दिया गया मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए सारे पॉइंट याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए बता रहे हैं कि इथालियन जो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। कहने की जो इथालियन होता है, इथालियन, ठीक है, इथालियन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। मैंने जितना ऊपर बताया ना, इनमें से कोई एक दे देगा। ठीक है, और आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन सा हार्मोन करता है। जैसे ये मान लो, इसको देख के याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, कोई बताएगा। हाँ, ऑक्सिलिन, ऑक्सिन। हाँ, अरे यार ये नहीं बोल रहा हूं मेरे बच्चा, देखो ये बोल रहे हैं कौन सा, 2023 लिखने जा रहे थे। ठीक, मैं कुछ नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, कुछ माया, इसलिए कह रहे हैं कि जब भी पढ़िए कि जिबरेलिक एसिड और इथालिन को, इसको जरूर ध्यान करके पढ़िए। रूट ग्रोथ ऑन रूट हेयर फॉर्मेशन इज इंड्यूस बाई, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, इथाइलिन। क्वेश्चन मार रहे बात, जितने सिम्टम दिए कोई एक सिम्टम देगा और पूछेगी कौन सा हार्मोन कराता है। क्योंकि इथाइलिन काम सबसे ज्यादा है, एक आप इथाइलिन देखोगे, एक आप देखोगे जिबरेलिक एसिड। इसलिए इस पर ध्यान रखिए कि दोनों हार्मोन सबसे ज्यादा चांस आने, इसी से क्वेश्चन आते भी हैं। पिछले देखा जाए तो 5 साल में लगभग इसी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन किससे होगा बच्चे, इथाइलिन से। ठीक, आगे देखो, thus helping the plant to increase their absorption surface area। उससे क्या होगा, सेम लाइन दिया गया था यहाँ पे, thus helping the plant increases the surface area, absorption surface area। जाहिर सी बात है रूट हेयर ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सेम ऐसे ही काम करता था हमारे स्टमक में, कौन, माइक्रोविलाई है ना। क्या बुलाएंगे, विलाई की माइक्रोविलाई है, स्टमक में रूगी बोलेंगे, इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई, विलाई होंगे, विलाई के अंदर माइक्रोविलाई होंगे। तो विलाई और माइक्रोविलाई कहाँ होंगे, इंटेस्टाइन में, और स्टमक में क्या होंगे, रूगी। काम वही था क्या, सरफेस एरिया को ज्यादा बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। कुछ मारा नहीं आ रहा है कि उड़ रहा है माए बात, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ये दिए ऐसे कोई क्वेश्चन और अगला आपसे पूछ सकता है। ठीक, आगे देखो, इथालिन यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। ये तो क्या लिखा हुआ है, हम इसकी बात, अच्छा आप लोग इसकी बात कर रहे थे लग रहा है। देखो इधर, यहां पे क्या करें बच्चे, देखो इथालिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, क्या इनिशिएट फ्लावरिंग कहां पे बच्चे, पाइन एप्पल में। और प्रमोट फ्लावरिंग कौन सा करता था, ऑक्सिन। ध्यान रखना दोनों को,
इनिशिएट, ई से इथाइलिन, ई से इनिशिएट, ऐसे दिमाग में रखना, याद रहेगा। ई से इथाइलिन, ई से इनिशिएट, याद रहेगा। देखो आगे, एन फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। सिंक्रोनाइजन फ्रूट सेट, सिंक्रोनाइजन फ्रूट सेट मतलब समझते हो? इसका मतलब ये हो गया कि जिस समय ओवा का फॉर्मेशन होता है उसी समय पालन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, दोनों साथ साथ होता है, तो मतलब क्या कहेंगे इसको? सिंक्रोनाइजेशन। क्या बोलेंगे? सिंक्रोनाइजेशन। तो ये आगे पीछे ना हो, ठीक है, आगे पीछे ना हो, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। मतलब इनडायरेक्टली कहने मतलब ये है कि सीड सेट को एश्योर करता है कि सीड सेट यानी फ्रूट का बनना जरूरी है। मैं कुछ तो दोनों जब एक साथ होंगे एक ही समय, जिस समय यहाँ पे पॉलिंग ग्रेन आएगा उसी समय मैच्योर हो जाएगी ओवरी, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे सीड बन जाएंगे। देखो यहाँ पे वही कहें सिंक्रोनाइजेशन भी करता है। आगे देखो, इट आल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। ये मैंगो में फ्लावरिंग को भी क्या करता है? इंड्यूस करता है। देखो यहाँ लिखा है इनिशिएट, यहाँ लिखा है इंड्यूस। ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को, किसमें? मैंगो में। किसमें? मैंगो में। देखो आगे, अगर आपसे पूछे ग्रेप वाइन की स्टॉक को बढ़ा देता है कौन सा हार्मोन? गन्ने की लंबाई को बढ़ा देता है कौन सा हार्मोन? फ्रूट का साइज बढ़ाता है कि शेप बढ़ाता है? जिबेलिक एसिड। शेप की साइज, शेप की साइज, शेप की साइज, दोनों, शेप भी बढ़ाएगा साइज भी बढ़ाएगा। कुछ माया। और जो कोनिफर होते हैं उनमें सीड फॉर्मेशन जल्दी करता है कि लेट करता है? जल्दी कि लेट? कोनिफर में जल्दी करता है। इट हैजन सीड फॉर्मेशन इन कोनिफर प्लांट। कोनिफर मतलब पाइनस। यहाँ देखो, सिंस इथाइलिन, तो इसकी बात करें कि जो फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा उसमें मैंगो में, सिंस इथाइलिन रेगुलेट so many physiological process, it is one of the most widely used PG in agriculture। तो सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। तो मैंगो में भी, पीनट सीड में भी जर्मिनेट कराने की कोशिश करेगा, और ये बताया मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का काम करता है। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन इज ए इथेफोन। अब देखो इथाइलिन होता क्या है? गैस होता है। इथाइलिन क्या होता है? गैस। अब सवाल है गैस को लेके जाओ कहाँ? प्लांट में डालना हो तो गैस कैसे लेते जाओगे? कोई तरीका है? नहीं है। गैस जैसे डालो उड़ जाएगा हवा में। तो इसका एक सोर्स आता है, इसका नाम है इथेफोन। क्या आता है? इथेफोन कंपाउंड होता है, उसको पानी में घोल के इसे छिड़काव कर देते हैं। कुछ माया। तो यही जो इथेफोन होता है, पानी में घोल छिड़काव कर दोगे तो धीरे धीरे इथेफोन जो है वो इथाइलिन को सिक्रेट करता रहता है। कुछ माया, ये चीजें होती है। तो इसका सोर्स क्या होता है बच्चे? इसको बोलते हैं इथेफोन। क्या बोलेंगे? इथेफोन। याद रहेगा। तो इथाइलिन का सोर्स जो होता है बच्चे वो क्या होता है? इथेफोन। क्या है? इथेफोन। आगे देखो, इथेफोन इन एन एक्वा सोल्यूशन इज, अब इसको जो कंपाउंड होता है तो एक्वा सोल्यूशन बना लेंगे। नॉर्मली ऐसे पॉसिबल भी है। इतने पेस्टिसाइड किस फॉर्म में? तो एक्वा सोल्यूशन करके, आपने देखो एक मशीन होती है उसको पैर से दबाते जाते हैं और छिड़काव करते जाते हैं, या पीछे भी कुछ लोग रखे रहते हैं सिलेंडर, देखा है? वही कह रहे हैं। देखो एक्वा सोल्यूशन इज रेडली एब्जॉर्ब, और ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा, रिलीज इथाइलिन स्लोली स्लोली, और इथाइलिन को रिलीज करने लगे कौन? इथेफोन। उसमें आगे देखो, यानी कि इथेफोन्स हैसन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो। अब क्या करता है? देखो यहां जो बताया गया बच्चे, इथेफोन के बारे में बताया गया। सच बात क्या है कि जो इथेफोन होता है वो इथाइलिन सिक्रेट करेगा। तो ये काम किसका है? इथाइलिन का। लेकिन यहाँ इथेफोन का नाम लेके बताया कि इथेफोन ऐसा करता है। भाई इथेफोन निकाले क्या? इथाइलिन। मैं वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इथेफोन होता है हैसन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो, टोमेटो में फ्रूट राइपनिंग को बढ़ा देता है। देखो इथेफोन हैसन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो। वैसे इथाइलिन तो अगर फ्रूट राइपनिंग की बात आएगी तो इथाइलिन का ही नाम आएगा, लेकिन इथाइलिन और इथेफोन दे दिया तो क्या लिखा लगोगे? इथेफोन। क्या बताओगे? इथेफोन। नो डाउट कि जो इथेफोन जो है वो इथाइलिन का ही सोर्स होता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे चल नहीं रहा है क्या? चल रहा है। एंड एप्पल्स, यहाँ देखो, तो फ्रूट राइपनिंग को किसमें? टोमेटो में और एप्पल में फ्रूट राइपनिंग कराएंगे। एंड एक्सेलरेट एब्सेशन, एक्सेलरेट एब्सेशन इन फ्लावर एंड फ्रूट। यहाँ देखो करे, एक्सेलरेट एब्सेशन इन फ्लावर एंड फ्रूट। और देखो यहाँ पे, और जब फ्रूट पक जाएगा, ठीक है, यहाँ देखो उसमें क्या कराएगा? एब्सेशन कराएगा। एब्सेशन इन फ्लावर, फ्लावर जो होता है देखो, देखो अगर आपने फ्लावर भी गिर जाते हैं, है ना? एब्सेशन मतलब गिर जाएगा। साथ में जो फ्रूट होते हैं वो भी गिर जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या करें? थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट। ठीक है, थिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन मतलब किसका होगा? देखो कॉटन, चेरी और वॉलनट। ठीक है, तो इसको क्या कर देगा? इसकी बॉल को क्या कर देगा? पतला कर देगा, पतला कर देगा, जिसकी वजह से आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे जो फ्रूट होते हैं, मैंगो में देखा होगा, ठीक है,
मैंगो का कोई फ्रूट ऊपर लगा हुआ है और आपको लगे पका हुआ है, तो क्या करना है, इसमें हल्का सा हवा चलता है, फ्रूट नीचे दराते गिर जाता है, होता नहीं होता? देखो, तो पका हुआ फ्रूट है तो उसको जल्दी से वो गिर जाएगा। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड, जाहिर सी बात है फीमेल फ्लावरिंग को बढ़ा देगा, ठीक है। इसके वजह से, अब भाई फ्लावरिंग होता है किसमें? फीमेल फ्लावर में। कुकुम्बर में कैसा होता है, डाइसियस, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मैं तो फीमेल के नंबर ज्यादा होंगे तो फ्लावरिंग कहाँ होगा? सीड किसमें बनना है? फीमेल में। तो कह रहे हैं फीमेल जब फ्लावरिंग ज्यादा बढ़ा देगा, किसमें? फीमेलनेस बढ़ा देगा, यानी फीमेल वाले जो ज्यादा प्लांट होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, किसमें फूड का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो फीमेलनेस हार्मोन कौन सा है यहाँ पे, क्या बताओगे? इथाइलिन, ठीक है। और नाम देंगे पहले इथेफोन, और इथेफोन नहीं मिलेगा तो आप करेंगे इथाइलिन। ये हम लोग बात करें यहाँ पे किसके? इथाइलिन के बारे में। काफी चीजें इसमें जानने के लिए, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी पढ़िए इसको जरूर, जहां जहां पॉइंट खास कर कराया उसको जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। जैसे ये टॉपिक दे दिया इस बार नीट 2022 में, इनमें से कोई चीज और भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे कि थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी वॉलनट, कौन कराता है? तो क्या बताओगे? इथेफोन। इथेफोन नहीं मिलेगा तो इथाइलिन करा लीजिएगा, क्योंकि सोर्स उसी का है, ठीक। और पीनट सीड में स्प्राउटिंग बता दे, है ना। और डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोड एलॉन्गेशन बता दे, ठीक है। और मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करा दे, ठीक है। तो किसका नाम आएगा? क्लाइमेटिक रिस्पायरेशन के दौरान रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है, ये कहाँ होता है, किसकी वजह से? इथाइन की वजह से। कुछ समझ आया कि उड़ गया? मैं जहां तक चांस है, अगर इस चैप्टर से आएगा तो ये टॉपिक और जिबेलिक एसिड वाला टॉपिक ये पढ़ लोगे, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। उधर मैंने डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंस, बहुत सारी चीजें पढ़ाई, लेकिन आता वाता नहीं है। एक ये टॉपिक होगा, 3 टॉपिक है, जिबेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, सॉरी ये साइटोकानिन, जिबेलिक एसिड, इथाइलिन, और साथ में प्लास्टिसिटी बताया था इससे पहले, हाइड्रोफिली वाला। हो सकता है आपको ये मिल जाए कि फीमेल कुकुम्बर को फीमेलनेस कौन बढ़ाता है, तो क्या बताओगे? इथाइलिन। एंड द लास्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को आपको देख के पता चल जाएगा, इसमें नेगेटिव रोल इसका होता है, इमरजेंसी हार्मोन है, बिल्कुल जैसे जैसे हम लोग का होता है कौन सा? एड्रेनालिन, है ना। देखो एज मेंशन अर्लियर, बहुत सही, अब तो बात तो गैब हो गया है। ये आ रहा है, जा रहा है, ब्लर हो गया। चलने तो चलाते, खत्म करते हैं, चलने चल रहा है। कंटिन्यू कर दो, खत्म करते हैं, ठीक है। देखो बच्चे इधर, अगला हमारे पास कौन सा बच्चे? एब्सिसिक एसिड। एज मेंशन अर्लियर एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सेशन। देखो इधर, इसका रोल किसमें था? एब्सेशन में और डार्मेंसी में। ये देखो यहाँ पे, तो ये एब्सेशन को बढ़ाता है, क्या? एब्सेशन को बढ़ाता है, और साथ में डार्मेंसी को भी बढ़ाता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो, इधर देखो, बात नहीं करो, इधर देखो इधर। तो क्या करें, जैसे मान लो किसी प्लांट में फ्रूट जरूरत से ज्यादा हो गए, ठीक है। अगर किसी प्लांट में फ्रूट जरूरत से ज्यादा हो गए, जैसे मैंगो की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस प्लांट के इतने फ्रूट हो गए, इतने फ्रूट हो गए, उसे गिरने के खतरा हो गया, हो जाएगा, गिरने का खतरा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये हार्मोन वहां पे निकलेंगे, इमरजेंसी हार्मोन है, एबीए निकलेगा। और एबीए क्या करेगा? एबीए वहां पे जो फ्रूट है, कच्चे हो चाहे पक्के हो, सबको गिरा देगा। ये क्या करेगा? चाहे कच्चे फ्रूट हो चाहे पक्के, सबको गिरा देगा। कौन? एब्सिसिक एसिड। क्यों? अगर फ्रूट को नहीं गिराएगा तो पेड़ गिर जाएगा, उसमें आया? अगर फ्रूट नहीं गिराएगा तो ये पेड़ गिर जाएगा। सारा ध्यान उसी में लगा हुआ है, इसी में, और रुक जाओ उसमें, है? ये देखो, फैन चला दो, चला दो इसको, फैन चला, छोड़ दे, देखो इधर इधर इधर। तो कहने मतलब ये हो गया, बात नहीं करो, देखो
मतलब ये हो गया कि अगर मान लो किसी प्लांट में फ्रूट जरूरत से ज्यादा हो गए तो वो पेड़ क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो ये हार्मोन क्या करेगा, उसके जो फ्रूट होंगे उसको गिरा देगा। इसलिए गिरा देगा, अगर फ्रूट नहीं गिराएगा तो पेड़ गिर जाएगा। तो ये कच्चे फ्रूट हो चाहे पक्के, उससे कोई मतलब नहीं, गिरा देगा सबको। कौन? एब्सिसिक एसिड। इसलिए बताया गया एब्सेशन। पत्तियां हैं, मान लो पत्तियां की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई जिसकी वजह से लोड आ रहा है किस पे, प्लांट पे, तो पत्तियों को गिरा देगा। यानी कि मतलब ये तो ये फायदेमंद हुआ कि नुकसानदेह हुआ? फायदेमंद है नहीं, नुकसान हुआ है? नुकसान के फायदेमंद? फायदेमंद। अब देखो तरीका क्या है, पत्तियां चूंकि हरी पत्तियां गिर रही हैं तो प्लांट तो नहीं चाहता कि हरी पत्ती गिरे। ये नुकसान हो गया क्योंकि हरी पत्तियां गिर रही। फायदा यह है कि पत्तियों के गिरने की वजह से प्लांट की लाइफ बच जा रही है। ये फायदा हो गया उसमें। तो इसको जैसा चाहो वैसे समझ सकते हो। देखो यहाँ पे, और कच्चे फ्रूट गिरा रहा है, अगर वो फ्रूट पकते उससे सीड निकलता, उससे प्लांट की दूसरी जनरेशन स्टार्ट होती, बट ऐसा नहीं हो रहा है। बस में कुछ, लेकिन अगला जनरेशन बनाने के लिए पता लगा इस प्लांट को गिरा दिया। कम से कम ये प्लांट रहेगा तो अगले साल भी फ्रूट इसमें हो जाएंगे, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि जो इसमें सॉरी जो फ्रूट होगा उसको भी गिरा देगा। ठीक है, आगे देखो भाई, पके हुए फ्रूट गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कच्चे फ्रूट को भी गिरा देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। दूसरी बात करें डॉर्मेंसी। मान लो सीड ऐसी जगह है जहां पे पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस जगह क्या कहेगा, सीड भाई साहब तुम छुपे रहो, अभी तक जर्मिनेट मत करो, क्योंकि जर्मिनेट अगर कर गए तो ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना तो पानी है, करो क्या आगे आके, न्यूट्रिशन भी नहीं है। तो कहेगा आप फटाफट आप उसी सीड के फॉर्म में रहो, जर्मिनेट मत करो। तो ये डॉर्मेंसी को भी क्या करता है, इनिशिएट करता है। सीड के स्टेज में बना रहे, जरूरी है कौन सा हार्मोन, एबीए। देखो, बट लाइक अदर पीजीआर इट आल्सो अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। यहाँ देखो, ये प्लांट ग्रोथ इनिबिटर तरह काम करता है, एन इनिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये ध्यान रखिएगा, वैसे नाम से क्लियर हो जाएगा। इनिबिटर में दो ही थे, एक तो इथाइलिन था, दूसरा एब्सिसिक एसिड था। तो कह रहे हैं कि इनिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म में प्लांट मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। और देखो, एबीए इनिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इनिबिट कर देगा। इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, डॉर्मेंसी को मेंटेन करके रखता है, डॉर्मेंसी को मेंटेन करके रखता है। सीड जर्मिनेट ना कर पाए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। यहाँ देखो, एबीए स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। यहाँ देखो, मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो अगर क्या होगा, अंदर से सारा स्टोमेटा से पानी बाहर निकल जाएगा ट्रांसपिरेशन से, तो प्लांट को पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा, फटाफट स्टोमेटा क्लोज कर देगा ताकि अंदर की प्लांट की पानी बाहर ना जाने पाए, क्योंकि पानी नुकसान होगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इमरजेंसी के दौरान स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। ठीक, इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, और डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस में इसको बचाने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। किसको, एबीए को। आगे देखो, therefore it is also called the stress hormone, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। एबीए प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट, सीड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक, आगे देखो यहाँ कह रहे हैं मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी, मैचुरेशन में और उसके डॉर्मेंसी में। अगर सीड कुछ देर तक और सीड की फॉर्म बन रहे तो उसकी मैचुरेशन बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। देखो, बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, और डॉर्मेंसी को मेंटेन करेगा। एबीए हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, और इससे क्या होता है, जो सीड होता है, मान लो किसी वजह से सीड, हमने बताया था यहाँ पे 5 से 6%, कितना भी सीड सूख जाए 5 से 6% उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहता है। 5 से 6% मॉइस्चर अगर वो भी खत्म हो गया तो सीड की डेथ हो जाती है। देखो, सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, और डेसिकेशन से सूखने से बचाता है कौन, एबीए। एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, इन मोस्ट सिचुएशन एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जो एबीए होता है उसका एंटागोनिस्टिक कौन होता है, तो क्या बताओगे, जिब्रेलिक एसिड। पास में, एबीए का एंटागोनिस्टिक कौन है बच्चे, जिब्रेलिक एसिड। इसको खास तौर ध्यान रखिए, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो काम करेगा एबीए उसका जस्ट अपोजिट कौन होगा, जिब्रेलिक एसिड। आगे देखो, वी may summarize that for any kind every phase of growth the differentiation development of plant one or the other PGR has some role to play. Such rules could be complementary or antagonistic, these could be individualistic synergistic। मतलब क्या है कि हार्मोन जो है कुछ उसके अपोजिट भी काम कर सकता है, देखने का नजरिया होता है। जैसे कच्चे फल को गिरा दिया था तो लोग तो यही कहेंगे यार तो बहुत बेकार है, कच्चे फल गिराने की क्या जरूरत थी, सारा जो अब फल किस काम का है, मान लो आम है सपोज दैट, और कच्चा आम अगर गिर जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये तो सोचो अगर आम ना गिरता तो पेड़ गिर जाता, और पेड़ गिर जाता तो मान लो आम गिर गया तो अगले साल तो आम मिल जाएगा, लेकिन अगर पेड़ गिर गया तो आम भूल जाओ फिर, है ना। तो देखने का तरीका है कि ये अच्छा है कि बुरा है। ठीक,
देखो यहाँ पे, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए उसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी उसको बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस के दौरान काम करता है। तो कुछ हार्मोन साथ साथ काम करते हैं, कुछ हार्मोन एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्ट कौन है, जिब्रेलिक एसिड। इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेटाबॉलिज्म क्या करता है बच्चे, इनहिबिट करता है। वैसे भी इनहिबिट के नेम पे आएगा तो आपका एब्सिसिक एसिड लगाओगे, ठीक है, ये तो आप गेस कर ले जाओगे उसमें, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे। अगला हमारे पास है, देखो, देयर आर नंबर्स ऑफ इवेंट द लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट द इवेंट। ठीक, देखो यहाँ पे कहीं ऐसा भी देखा गया है यहाँ पे कि एक से ज्यादा हार्मोन होते हैं जो जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम जैसी होती है। क्या होती है, सेम होती है। देखो यहाँ देखो, जैसे डॉर्मेंसी की बात करें, डॉर्मेंसी इन सीड, सीड बर्ड, देखो एब्सेशन की बात करते हैं। ठीक, एब्सेशन की, अगर हम एब्सेशन की बात करें तो एब्सेशन क्या ऑक्सीजन नहीं कराता था, वो भी कराता था, लेकिन किसका, पके हुए फ्रूट का, किसका, पके हुए फ्रूट का। और ये क्या है, ये कच्चा हो पक्का हो इससे कोई मतलब नहीं, सबको गिरा देगा अगर इसकी वजह से प्लांट कोई दिक्कत तो उसमें आया, वही कर देखो। तो अगर देखा जाए सिमिलरिटी में तो एब्सेशन ऑक्सीजन भी करा रहा है और एब्सिसिक एसिड भी करा रहा है। पास में कुछ, ये कच्चे पक्के सबको गिरा देता है, वो सिर्फ और सिर्फ पक्के फल को गिराता है और मैच्योर पत्तियों को गिराता है। ये हरी पत्तियों को भी गिरा देगा अगर उसकी वजह से प्लांट को खतरा है तो देखा जाए तो सिनर्जिस्टिक काम हुआ कि नहीं हुआ, दोनों काम एक जैसा लग रहा है आपको। सेनेसेंस की बात करते हैं, आप देखो सेनेसेंस बताया यहाँ पे, सेनेसेंस को बढ़ावा देता है कौन, एबीए की बात कर रहे हैं, क्या करेगा, बढ़ावा देगा। देखो आगे शासन ने बताया था यहाँ इथालीन, वो भी क्या करता था, वो भी सेनेसेंस को बढ़ावा देता था। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस कौन कराता है बच्चे, ऑक्सीजन, कौन कराएगा, ऑक्सीजन। ठीक, आगे देखो, तो कह रहे हैं सिमिलरिटी देयर आर नंबर्स ऑफ इवेंट इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट। कह रहे एक से ज्यादा पीजीआर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो उसको इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि सीड की डॉर्मेंसी में कई सारे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे एब्सेशन में कई सारे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एक ही काम के लिए। रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। हो कैसा होता है ये, इंट्रिंसिक कंट्रोल मतलब जेनेटिक है, कैसा है, जेनेटिक है, उसके जीन में ये छुपा हुआ है। आगे देखो, अलॉन्ग विद जीनोमिक कंट्रोल एंड स्टिक्सिक फैक्टर। और स्टिक्सिक में क्या क्या बताया था आपको, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, बताया ना, ये भी इनका रोल होता है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि हार्मोन तो होना चाहिए, हार्मोन के अलावा क्या क्या चाहिए, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए यानी कि जेनेटिक, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए यानी कि पानी, न्यूट्रिशन, वो भी चाहिए, है कि नहीं। देखो अब मान लो उसमें जीन बढ़ा हुआ है कि बरगद का पेड़ बनेगा, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, आ नहीं पा तो थोड़ा सा पेड़ भी नहीं बनेगा, खाना भी तो चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर भी है, इंटरनल फैक्टर भी है। इंटरनल कौन सा है, जेनेटिक है, और साथ साथ हार्मोन तो अपना काम करेगा ही। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैनी ऑफ एक्सटेंसिव फैक्टर सच एज टेम्परेचर, ये बता चुके हैं आपको, लाइट कंट्रोल, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीजीआर, पीजीआर के साथ मिलकर काम करते हैं। सम ऑफ सच इवेंट कुड बी वर्नलाइजेशन। जैसे यहाँ देखो, अगर हमने बताया था यहाँ पे वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन किसको इफेक्ट बोलते हैं, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है फ्लावरिंग पे तो क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन, क्या बोलेंगे, वर्नलाइजेशन। ठीक है, और देखो यहाँ पे साथ साथ में ये सीड की बात करते हैं, और दूसरी बात क्या है, फ्लावरिंग, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, इन सब में रोल होता है इन एक्सटर्नल फैक्टर का। ठीक है, तो इसी बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो दूसरी बात यहाँ पे, जैसे पहला है हमारे पास फोटोपेरियोडिस, यानी कि जो फ्लावरिंग पे लाइट के क्या इफेक्ट है, लाइट के क्या इफेक्ट है फ्लावरिंग पे, उसको बोलते हैं फोटोपेरियोडिस। ठीक है, और दूसरी बात हम लोग बात करते हैं सीड के जर्मिनेशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्नलाइजेशन। क्या बोलेंगे, वर्नलाइजेशन। ठीक है, देखो फोटोपेरियोडिस, देखो it has been observed that some plant require a periodic exposure, periodic exposure to, इसके लिए बताओ, periodic exposure to light to induce flower। एक मिनिमम लाइट चाहिए होता है जिससे कि फ्लावरिंग हो सके। इट इज आल्सो सीन दैट सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, मेजर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, यानी कि लाइट कितने घंटे की पड़ती है, लाइट कितने घंटे की पड़ती है, ठीक, उस पर डिपेंड करता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया सम प्लांट रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, ठीक है। यानी एक क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए होता है कुछ प्लांट को, मान लो 6 घंटे की लाइट चाहिए होता है, नॉर्मल है, क्रिटिकल है। और अगर उस फ्लावरिंग करने के लिए 6 घंटे से ज्यादा चाहिए होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट, और 6 घंटे से कम लाइट चाहिए होता है किसके लिए, फ्लावरिंग करने के लिए, इसको बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। और कुछ प्लांट ऐसे भी हो गए उनको चाहे लाइट दो चाहे ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बोलते हैं डे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, डे न्यूट्रल। यहाँ देखो, अदर मस्ट हैव एक्सपेक्टेड टू लाइट फॉर ए पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड देम। फॉर्मर ग्रुप प्लांट आर कॉल्ड द लॉन्ग डे प्लांट, जिसको क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए होता है उसको बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट, जिसको क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट चाहिए होता है उसको बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। पास में, जैसे क्रिटिकल पीरियड मान लो 6 घंटे की है, ठीक है, ये कितने घंटे की है, 6 घंटे, ठीक। तो 6 घंटे से ज्यादा अगर होगा, 6 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए होगा तो क्या बोलेंगे इसको, लॉन्ग डे प्लांट, और कम चाहिए होगा तो इसको बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। कुछ मारा कि नहीं आ रहा है, ठीक। ये पढ़ा दिया लेकिन कई सालों से क्वेश्चन इससे नहीं आ रहा है, सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक। देखो ये प्लांट्स में आए फ्लावरिंग करने के लिए क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए होगा, और क्रिटिकल पीरियड कुछ भी हो सकता है, उसको बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट, कम चाहिए होता है शॉर्ट डे प्लांट, और उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो तो डे न्यूट्रल प्लांट। क्या बोलेंगे बच्चे, डे न्यूट्रल प्लांट। यहाँ देखो, term as the critical duration is different from the different plant. There are many plant however where there is no such correlation between exposure to light. लाइट के एक्सपोजर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसको बोलेंगे बच्चे क्या, डे न्यूट्रल प्लांट। क्या बोलेंगे बच्चे, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक। देखो यहाँ पे तो प्लांट देखा जाए तो लाइट के एक्सपोजर के बेस पे कितने टाइप के हुए, 3 टाइप के। क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए, बोलो लॉन्ग डे प्लांट। क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट। दिख रहा है, तो दिख नहीं रहा होगा। देखो ये है लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। यहाँ देखो क्रिटिकल फोटो पीरियड है, ठीक है। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट दोगे तभी फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दिख रहा है, देख लो, दिख नहीं रहा है भले भी, देखो। लेकिन अगर क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट दोगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावर है नहीं है, तो ऐसे प्लांट क्या बोलोगे, लॉन्ग डे प्लांट। दूसरा देखो, इसमें अगर क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट दोगे तो फ्लावरिंग नहीं होगा, ज्यादा लाइट देने पे भी फ्लावरिंग नहीं होती है। और क्रिटिकल पीरियड से कम दोगे तो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग यहाँ देखो हो जाएगा। तो यानी कि शॉर्ट डे प्लांट में कम लाइट चाहिए होता है, लॉन्ग डे प्लांट में लाइट ज्यादा चाहिए होता है। देखो लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लाइट से कोई मतलब ही नहीं होता, उनको लाइट दो चाहे ना दो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। क्या बोलेंगे बच्चे, डे न्यूट्रल प्लांट। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन थोड़ा सा अभी 4-5 साल पहले पूछा गया था। देखो यहाँ देखो, known that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also important. मतलब जितना लाइट पीरियड जरूरी है उतना डार्क पीरियड भी जरूरी है। मान लो शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, 6 घंटे की कम लाइट चाहिए होता 3 घंटे की, और आपने बीच में जाके उसको टार जला दिया अंदर, तो लाइट क्या होगा, ज्यादा मिल गया, तो फ्लावरिंग होगा नहीं होगा। उसमें आया, तो थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। कहने कि डार्क पीरियड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट इतना कि लाइट। हेंस इट कैन बी सेड दैट फ्लावरिंग इट certain plant depend on not only on the combination of light and dark exposure but also their relative duration, इनके relative duration पे भी डिपेंड करता है। and this response of plant to period of daylight is termed as photoperiod। क्या बोलेंगे, photoperiod। and it is also interesting to note that while shoot epithets modify themselves into flowering, जो shoot epithets होते हैं वो किसमें चेंज जाता है बताओ, फ्लावरिंग। भाई जो फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है फ्लावर। प्रियर टू फ्लावरिंग,
फ्लावरिंग से पहले आप देखो, जहां पे फ्लावर था पहले क्या था, वहां पे जहां फ्लावर बनता वहां पहले क्या था, स्टेम रहता है। वही स्टेम से देखते हैं फ्लावर निकल आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसा क्या होता है, देखो, शूट एपिसेस ऑफ प्लांट बाय देमसेल्फ कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड। जो शूट एपिसेस होता है, यानी शूट वाला पार्ट होता है, ठीक है, कह रहे देमसेल्फ कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड, वो फोटो पीरियड को परसीव नहीं करता है। मतलब क्या है कि अगर हम लाइट की बात करें, हमने बता दिया कि भाई लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, इसको कम लाइट चाहिए होता है, इसको ज्यादा लाइट चाहिए होता है। अब सवाल ये कि जो लाइट परसीव करता है वो कौन होता है? रूट होता है, रूट में जा नहीं सकता, जमीन के अंदर होता है। स्टेम खुला होता है, लीफ होता है, ठीक है, दो ही चीजें होती हैं। ये कह रहे हैं कि स्टेम लाइट को परसीव नहीं करता, तो कौन करता है? लीफ करती है, यानी पत्तियां करती हैं। ये भी पूछा गया आपसे, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, इसमें पूरे में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट। देखो, साइट ऑफ परसेशन ऑफ लाइट डायरेक्शन आर लीव्स, क्या है? लीव्स। बस यही नोट कर लो, बाकी सब फालतू चीजें। ठीक है, कि जो लाइट का परसेप्शन पार्ट कौन सा है, तो क्या बताओगे? पत्तियां होती हैं, पत्तियां लाइट को परसीव करती है। देखो, इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज ए हार्मोनल सब्सटेंस, और ये भी बताया गया कि एक हार्मोनल सब्सटेंस होता है जो फ्लावरिंग को बनाता है। इसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन बता देते हैं आपको, ये होता है फ्लोरीजेन। क्या होता है? फ्लोरीजेन। कह रहे हैं ये पत्तियों में होता है, पत्तियों के जाने के बाद ये स्टेम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाता है हार्मोन, ठीक है, और वहां पे ये फ्लावरिंग इनिशिएट करता है। कौन? फ्लोरीजेन हार्मोन। यहाँ देखो, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। ऐसा माना जाता है कि ये फ्लावरिंग के लिए हाइपोथेसिस है। क्या है ये? हाइपोथेसिस है, ऐसा माना जाता है। और यही फ्लावरिंग, जहां जहां ये हार्मोन जाएगा वहां वहां फ्लावरिंग कराएगा। एंड दिस हार्मोन सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स, और ये भी कहाँ होती हैं? पत्तियों में होती हैं। पत्तियों से कहाँ जाएंगे? सूट में जाएंगी फॉर इंड्यूसिंग फ्लावर, और वहां फ्लावरिंग कराएंगे। ओनली व्हेन द प्लांट आर एक्सपोज टू द नेसेसरी इंडक्टिव फोटो, मतलब वही है कि प्लांट को जब जितना लाइट चाहिए उतना लाइट मिलेगा, तो ये हार्मोन भी बनेगा, और ये हार्मोन डिफरेंट डिफरेंट स्टेम में जाएगा, वहां पे क्या कराएगा? फ्लावरिंग कराएगा। तो पूरे पार्ट में बात अगर देखें तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, क्या? द साइट ऑफ परसेशन ऑफ लाइफ इज लीव्स होती हैं, पत्तियां होती। यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक, कि लाइट को परसीव वाले पार्ट कौन से होते हैं? क्या बताओगे? पत्तियां होती है। अगला हमारे पास है वर्नलाइजेशन। फिर से बता दो कि इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस बार 3 क्वेश्चन पूछे, सॉरी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और उसका जगह भी वही चीज है, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन, और साथ में प्लास्टिसिटी, वही एरिया है, ठीक। तो उस पर खासतौर पर ध्यान रखिए। देखो आगे देखो, देर आर प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यहाँ क्या लिखा देखो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्या मतलब? देखो, लो टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। क्वांटिटी मतलब क्या है? देखो, क्वालिटेटिव डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। यहाँ देखो, अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट में कितना घंटे की लाइट मिली, टेम्परेचर मिला। और लाइट में भी देखो, आप देखो ठंडे के समय में क्या होता है, ठंडे के समय में आपको धूप अच्छी लगती है क्योंकि उसमें इंटेंसिटी कम होता है, और गर्मी में वही धूप डेवलपमेंट, और इस समय से पहले जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को क्या करता है? रोकता है। समय से पहले सीड ना बन जाए, समय से पहले पत्तियां नहीं गिर जाए, उसको क्या करता है? रोकता है। लेट एंड ग्रोइंग सीजन एंड इनेबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी होने के लिए इसको प्रमोट करता है कि मैच्योरिटी हो जाएगी तभी इसमें सीड या फ्रूट बनेंगे। वाइलेशन रिफर स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। एक लाइन में अगर बोले तो ये क्या है? देखो, वाइलेशन रिफर टू स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर देके फ्लावरिंग को इंड्यूस करना, यही कहलाता है क्या? वर्नेलाइजेशन। क्या बोलेंगे? वर्नेलाइजेशन, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था लाइसेनको। तो लाइसेनको ने इसके बारे में बताया था, और फोटो पीरियड के बारे में बताया था गार्नर और एलार्ड, ठीक है। 2 साइंटिस्ट अलग अलग हैं, पूछा नहीं जाएगा। तो देखो, सब इंपॉर्टेंट फूड प्लांट, जिसे यहाँ देखो, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, और राई हो गया, हैव 2 काइंड ऑफ वेराइटी। इसकी 2 वेराइटी होती है। देखो, एक विंटर वेराइटी होती है और एक स्प्रिंग वेराइटी होती है ना। विंटर वेराइटी और स्प्रिंग वेराइटी, बसंत। द स्प्रिंग वेराइटीज आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग। स्प्रिंग वेराइटी को स्प्रिंग बोला जाता है। एंड कम फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोविंग सीजन। और ग्रोविंग सीजन के पहले जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? फ्रूट बन जाते हैं। विंटर वेराइटी हाइवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन। अगर विंटर वेराइटी को कहाँ ग्रो कराते हैं? स्प्रिंग सीजन में, तो क्या होगा? देखो, नॉर्मली फेल टू फ्लावर, जिसमें फ्लावरिंग
नहीं होती विद इन स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन। उसमें आया, मतलब जो है जिसकी जो वेराइटी उसको वहीं बोएंगे तभी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि उस प्लांट की कुछ रिक्वायरमेंट है। ठीक, क्या है रिक्वायरमेंट है, देखो हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, इसलिए इसको कब करेंगे बच्चे, ऑटम में इसको ग्रो कराए बोएंगे, ठीक है। एंड दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम टू एज ए स्मॉल सीडलिंग, ठंड के समय में सीडलिंग आ जाएगी। मतलब कह रहे हैं गेहूं की बात कर रहे हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि गेहूं को कब बोते हैं हम लोग, ऑटम सीजन में। किस सीजन में, ऑटम सीजन में। जब ऑटम सीजन मतलब होता है ये ठंडी के समय, दिसंबर के पहले के समय होता है, ठीक है। मतलब मान लो सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास का, तो वो कौन सा पीरियड होगा हमारा, ऑटम में। तो गेहूं को बोएंगे हम लोग ऑटम में, और क्या होगा, ठंडी आते आते उसी समय दिसंबर में क्या जाती है, ठंडी शुरू हो जाती है, तो ठंडी में क्या मिल जाएगा उसको, लो टेम्परेचर मिल जाएगा। गेहूं किसकी वैरायटी है, ठंड का सीजन है, लो टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे लो टेम्परेचर मिलेगा सीड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद क्या देखो, स्मार्ट सीडलिंग रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग देखो क्या, एन आर हार्वेस्टेड यूजली द मिड समर, ठीक है। और स्प्रिंग सीजन में ये बड़े हो जाएंगे, काफी बड़े हो जाएंगे, जैसे लगभग फरवरी मार्च के महीने में। और कह रहे हैं कि मिड समर मई जून में, मिड समर में इसको काट लिया जाता है। माया उड़ गया, मतलब ये कहने का है गेहूं के सीजन को बोया जाता है ऑटम सीजन में, दिसंबर से पहले के समय, ठीक। और उसी समय जब बो देंगे तो कुछ टाइम तो उसको लगेगा ही, दिसंबर में आते आते उसमें क्या हो जाते हैं, सीड निकल आते हैं। सीड मतलब जर्मिनेट कर जाता है, प्लांट निकल आते हैं। उसके बाद स्प्रिंग सीजन में काफी प्लांट बड़े हो जाते हैं, बाली वगैरह निकल आती है, ठीक है, बाली निकल आएगी। उसके बाद मिड समर में आते आते यानी मई जून के आसपास इसको हम लोग काट लिया जाता है। ये तरीका होना चाहिए। जो वैरायटी जहाँ की, ऐसा क्यों किया, अगर मान लो गेहूं के प्लांट को हम लोग बोते हैं विंटर में, तो क्या इससे गेहूं के प्लांट होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि विंटर सीजन निकल जाता है। या आप स्प्रिंग बोते तब भी नहीं होता उसमें, क्योंकि उसको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो अगर गेहूं की वैरायटी को आप स्प्रिंग सीजन में बोगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा उसमें। इस वजह से जो है जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, उसमें चीजें क्या नाम है, सीड नहीं बन पाएगा, ठीक। तो देखो जरा यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। कोई लोग समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा, नहीं उड़ गया होगा। देखो देखो, मतलब ये कहने मतलब वीट की वैरायटी की बात करें, देखो वीट की बात करें यहाँ पे, इसको हम लोग कब बोते हैं बताओ, ऑटम में बोते हैं। और फिर यहाँ क्या आ गया, विंटर आ गया। विंटर में सॉरी जर्मिनेट कर जाता है सीड, ठीक। आप देखो छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं, ठंड के समय पूरा पड़ा रहता है, देखो प्लांट गेहूं के निकल आते हैं। विंटर के बाद जब ये स्प्रिंग सीजन आता है बच्चे, तो स्प्रिंग सीजन में ये प्लांट काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक। और स्प्रिंग सीजन के बाद लगभग ये मिड समर में बालियां निकल आती हैं, और मिड समर में ये मैच्योर हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। मिड समर में क्या करते हैं, इसको हार्वेस्टेड यानी कि काट लेते हैं। गेहूं की कटाई कब होती है, मई जून में होती है कि नहीं। ये पूरा प्रोसेस है उसमें, और ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, कोई दिक्कत। वही कह रहे हैं कि अगर इस गेहूं के सीड को आप स्प्रिंग में बोओगे तो क्या इसमें सीड निकलेगा, नहीं निकलेगा। आपसे पूछे क्यों निकलेगा, क्या बताओगे, क्या बताओगे, उसको टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विंटर सीजन निकल गया है। और ये सीड किस चीज का है, विंटर का है, सीजन का है, तो सीजन तो निकल गया है, तो क्या हो पाएगा इसमें, नहीं हो पाएगा कुछ माया। तो कह रहे हैं कि जो ऑटम वाली वैरायटी को, ये सॉरी विंटर के सीजन वैरायटी को अगर स्प्रिंग में बोगे तो इससे क्या है, प्लांट तैयार नहीं हो पाएगा कुछ माया। किसकी बात कर रहे हैं, ये वीट की। तो वीट को ऑटम में बोते हैं, और सीडलिंग कब निकलता है, विंटर में। और स्प्रिंग सीजन में प्लांट काफी बड़े हो जाते हैं ग्रो करके, और मिड समर आते आते इसको काट लिया जाता है कुछ में। और इसको अगर हम स्प्रिंग में बोएंगे तो इससे हम गेहूं सीड बालियां प्लांट तैयार नहीं करा पाएंगे, ये लिखा हुआ है इसमें कुछ में। अगर मान लो स्प्रिंग बोगे तो इससे गेहूं तैयार नहीं हो पाएगा कुछ में, इतनी बात, ये सारी चीज में लिखा हुआ है, ठीक। आगे देखो, another example of molation is seen in the biennial plant। और एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या होता है, बाइनियल प्लांट, देखो क्या है,
प्लांट क्या हुआ, क्या बच्चे, गायब हो गया, रुको रुको, ठीक है समझ रहे, एक टॉपिक नहीं है ना इसमें, ठीक है, सारा दोस्त प्रभात का देखो यहाँ पे पुराना दे दिया, कोई बात नहीं, इसमें है कुछ कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जिसकी वजह से इसको हम रोकते हैं, है ना। देखो आगे कि जो डॉर्मेंसी को कैसे ब्रेक करते हैं, वो सारी चीजें भी करवा देंगे, इसको देख लो उसके बाद उसको करवा देंगे। देखो डॉर्मेंसी में पाउट, ये डॉर्मेंसी को कैसे हम तोड़ सकते हैं, उसके तरीके हैं, कुछ कंपाउंड है देखो अंदर। तो करेंगे दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग, ठीक है, एंड रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग सीजन। रिज्यूम ग्रोथ मतलब बहुत अच्छे से इसमें अच्छे प्लांट तैयार हो जाते हैं। आगे देखो अनदर एग्जांपल ऑफ द सीन इन द बाइनियल प्लांट। देखो प्लांट 3 टाइप होते हैं, देखो इधर बात नहीं करो बच्चे मेरे, एनुअल, बाइएनियल, पेरेनियल। समझ लो क्या है, ठीक है। एनुअल प्लांट क्या मतलब, देखो इधर एनुअल प्लांट का मतलब ये होता है कि ये एक ही सीजन में ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और एक ही सीजन में प्लांट बड़े भी हो जाएंगे, उसी सीजन में फ्लावरिंग भी हो जाएगी, उसी सीजन में फ्रूट भी निकल आएंगे, उसी सीजन में मैच्योर हो जाएंगे, उसी सीजन के अंदर खत्म हो जाएंगे। यानी कि एक ही सीजन के अंदर पूरी कहानी इनकी खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखो बायनियल में क्या होता है बच्चे, देखो 2 साल लगभग मत है, इसमें क्या 2 साल में, पहले साल में क्या होगा, इनकी स्टेम की ग्रोथ होगी, पत्तियां ढेर सारी बनेगी, बस खत्म। अगले दूसरे साल क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग होती है, सीड निकलते हैं, फ्रूट बनते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। मतलब इनको कंप्लीट होने में लाइफ साइकिल में 2 साल लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। यहाँ देख पेरेनियल की बात करते हैं यहाँ पे, तो इनको मैच्योर होने में काफी लंबा समय लगता है। क्या लगता है, काफी लंबा समय, जैसे आम का पेड़ अगर छोटा सा लगाया आपने, ठीक, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल बाद पेड़ बड़ा होगा। जब पेड़ बड़ा होता है तब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और ऐसा नहीं कि फ्लावरिंग एक सीजन में आने के बाद खत्म हो जाता है। क्या आम में का पेड़ है तो क्या एक ही सीजन में आता है, नहीं, हर साल आपको फ्रूट वहां पे मिलते हैं। क्या मिलेगा, हर साल वहां फ्रूट बात ही करो। तो मतलब ये कहने मतलब है कि इसको ग्रोथ करने में टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आम का पेड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद क्या होता है, फिर लगातार इससे फ्रूट आपको मिलते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पेरिनियल। क्या बोलेंगे, पेरिनियल। कोई दिक्कत समझ आया, तो जहां देखो जरा, एक साल के अंदर इसमें सारी कहानी हो जाती है, ठीक। उसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड आता है, क्या आएगा बच्चे, मस्टर्ड आएगा, ठीक। और क्या है यहाँ पे, जैसे कि लेट्यूस हो गया, मस्टर्ड है और लेट्यूस हो, क्या लेट्यूस है। बानियल बताया यहाँ पे देखो, बानियल में पहले साल क्या बनता है, स्टेम और लीफ की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। 2 साल में कमिट होता है। एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या बच्चे, जैसे कि आपका शुगर बीट है, बिल्कुल सही है। और क्या है बच्चे, कैबेज है, क्या है, कैबेज है इसमें। और क्या बच्चे,
है शुगर कीट, कैबेज, और कुछ है? कैरेट भी है, बिल्कुल। क्या है? कैरेट है। ठीक है, क्या है? कैरेट है। और देखो यहाँ पे पेनिनियम बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल में ये क्या है? पहले कई सालों तक इसमें मैचुरेशन होता है। ठीक है, कई सालों तक। फ्लावरिंग करने के लिए कई साल तक, इसमें मैचुरेशन के लिए कई टाइम लगता है, साथ साथ फ्लावरिंग के लिए भी टाइम लगता है। एग्जाम्पल इसमें आता है आपको, जैसे कि मैंगो। क्या है? मैंगो। उसमाया, उसमाया नहीं आया? तो शुगर बीट, कैबेज और कैरेट, ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ये वाला पॉइंट। बाकी जो चीजें हमने कंपेयर करा है ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, प्रभात वो जो टॉपिक खोल दो जरा, नया वाला दिखा, हमारे पास को तो भेज दो। चलो, बच्चे से नोट कर लिया? नोट कर लिया? इसे बच्चे वाटरमेलन में नोट कर सकते हो। क्या है? वाटरमेलन। और इसमें ऑनियन भी आता है, आपने लिख लिया है, ऑनियन भी नोट कर सकते हो। मैंगो है, इसमें बनाना नोट कर सकते हो, बनाना और कोकोनट। ठीक है, मस्टर्ड, लेट्यूस, वाटरमेलन, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट और ऑनियन, मैंगो, बनाना और कोकोनट। कोकोनट। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपसे इसमें पूछ सकता है। लास्ट टॉपिक करा देते हैं। और बच्चे ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट है लगभग। और कल आपको 11 12 दोनों बुक लेके आनी है। ठीक है, दोनों। तो कल मैं आपको बता दूंगा वो क्वेश्चन जो 2022 में आए थे, 2021 में आए थे, और वो क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे 2023 में आने वाले होंगे। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिस मत करना। क्लियर है? 11 12 दोनों बुक लेके आना। जो आपके भाई बहन लोग बैठे हुए घर में, ठीक है, सो रहे हैं, उनको जगा देना कि आज चलो, मीन चीज तो आज भंडारा होने वाला है। आज गए तो समझ लो हो गया काम। और कल का हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये भी चीज है। कल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा कि दोबारा देख लोगे। कल जो आएगा यहाँ पे वही को उसी को मिलेगा। हाँ बच्चे, यही टाइम रहेगा सेम। ठीक है, कल आ जाओ। जो आएगा यहाँ पे उसी को मिलेगा, प्रसाद जो आता है उसी को मिलता है। यानी कि घर लेते जाना मामी के लिए, फूफी के लिए नहीं, जो आएगा उसी को मिलेगा। पुराना है क्या? पुराना है? इसका है साइड खोलते हैं, साइड उस पर वेस्टिक साइड में, एनसीईआरटी साइड पे है तो इसमें होगा। ठीक है, कल 11 12 ले आना, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेते आना। टाइम मिलेगा तो वो भी मैं करवा दूंगा। हमारी कोशिश यही है कि हम बायोलॉजी तो करवा ही देंगे, टाइम मिल जाएगा तो लेके आना किताब, कल ही करवा देंगे जो, क्योंकि हमारे पास टाइम आगे नहीं ना, चक्कर ये है। टाइम मिल जाए तो लेके आना, करवा देंगे इसमें। ठीक है, बाकी किताब अपने जो बैग में खाली करके आना, और जिस किताब में फिजिक्स केमिस्ट्री सब लेते आना है, फटाफट स्पीड में करवा देंगे। आप लोग काम हाईलाइटर लेके आना,
पेन लेके आना है, बताते जाएंगे, मार्क कल का काम कुछ समझाएंगे नहीं, जब आपको बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, ये है, यहाँ से नोट कर लो, आगे बढ़ो, ये होगा कल, समझाना काम नहीं होगा कल, पढ़ा चुके हैं सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए जो है रेडियो के आना, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब लेके आना, बायोलॉजी तो पहले करवाएंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करवा देंगे। देखो ये है सी डार्मेंसी, क्या खुले बच्चे, इतने बच्चे है क्या, ठीक कोई बात नहीं है। क्वालिटी खराब हो गई, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। देखो ये पैनल हमको झेल नहीं पा रहा है, देखो रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, इसकी क्या हालत होती है, उल्टी हो जाती है इसको, नहीं देखो दूसरा निकाले थे बच्चे, कहीं दूसरी साइड से निकाले लग रहा है, ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है। बहुत ब्लर आ रहा है, इसमें इंसर्ट खोलो, और ये 19-20 का है बाबू, उस पे एनसीईआरटी, उस पे जाओ साइड पे डायरेक्ट इमेज निकालो। साइड डायरेक्ट डालो तो मिल जाएगा। जल्दी करो बच्चे, क्वेश्चन नहीं करा रहे हम लोग। क्या है पुराना, चेक कर लो पहले, ये भी पुराने लग रहा है, पुराना है बच्चे, एनसीईआरटी खोलो ना बच्चे, सर्च जाओ गूगल पे, इससे थर्ड पार्टी मत जाओ, इससे सब वही पुराने रखे होंगे लोगों ने। एनसीईआरटी ये आया इसके लिए आएगा, पुराना है। हाँ बोलो इस पे, खोल दो, आज खोल दोगे पूरा है, उसी करो, उसी पे आ जाएगा, एनसीईआरटी पे जाओगे, पूरा आप लोग अपलोड करते रहते हैं ना, पूरा इसमें आएगा, नोट्स है इसमें, करो, तो देखो पुराना है, निकाला नहीं था उसमें, तो जहाँ तुमने डाउनलोड किया था पूरा, मेल में डालो, मैं डाल दूँ, इसको बताओ इधर, मेल आईडी बताओ, जीमेल पे करो, भेज दिएगा, भेज दिया।
मैं भेज दे रहा हूँ उस पे मेल पे ना। मेल नहीं था क्या? कैसे करे थे अभी तक? जैसे करो वैसे कर दो ना, मैं भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। भेज दूँ? हाँ? यही है ना? सिप कर दूँ क्या? मैंने भेज दिया उसको। बोलो। हाँ हाँ, मेल चेक करो। आया ना? देखो बच्चे देखो। ना क्यों डरते हो भाई? देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, सीड डार्मेंसी, और इससे भी एक टॉपिक यहाँ पे निकाल के पूछा गया था, हालांकि बस इसको में दिया गया था बस। ठीक, देखो कह रहे कि देयर आर सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट, कुछ सीड ऐसे जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल सच सीड आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, और कहाँ पे होते हैं वो? डॉर्मेंसी में, विच इज कंट्रोल नॉट बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट आर अंडर इंडोजिनस कंट्रोल होते हैं। ठीक है, और कंडीशन विद इन द सीड इटसेल्फ, इम्परेबल्स एंड हार्ड सीड कोड। यहाँ देखो इनकी कह रहे हैं कि ये सीड कोड होती है काफी हार्ड होती है। ठीक, क्या होती है? काफी हार्ड होता है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर, यहाँ क्या देखो, केमिकल इनहिबिटर जैसे कि एब्सिसिक एसिड है, क्या है? एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, क्या है? फिनोलिक एसिड, पैरा स्कॉर्बिक एसिड, एंड यहाँ देखो क्या है, तो एब्सिसिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है, और पैरा स्कॉर्बिक एसिड है। तो आपको पता है कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है? सीड डार्मेंसी क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करेगा? बढ़ाता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो केमिकल इनहिबिटर होते हैं, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा स्कॉर्बिक एसिड, सीड डार्मेंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। देखो और साथ साथ कह रहे कि एम्ब्रियो हो सकता है इमेच्योर हो, उसको मैच्योर होने से रोकते हैं। ठीक है, देखो आगे। तो कौन कौन से केमिकल सीड डार्मेंसी को बढ़ावा देते हैं बताओ जरा। पहला कौन बताया? एब्सिसिक एसिड। दूसरा कौन बताया? स्कॉर्बिक एसिड। और क्या बताया? पैरा पैरा स्कॉर्बिक एसिड। क्या? पैरा स्कॉर्बिक एसिड। एम्ब्रियोस आर सम ऑफ द रीजन विच काजेस सीड डॉर्मेंसी, इसकी वजह से क्या होता है? सीड डॉर्मेंसी होता है। एंड दिस डॉर्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू द नेचुरल मींस एंड वेरियस अदर
मैन मेड मेजर, जैसे यहाँ देखो कि जो सीड कोड बैरियर इन द सम सीड कैन बी ब्रोकन बाय, कैसे कर सकते हो देखो, मैकेनिकल एब्रेशन, उसको रगड़ दो पत्थर से, सीड कोड टूट जाएगा, सीड कोड टूट जाएगा तो एम्ब्रियो बाहर निकल आएगा। कह रहे हैं मैकेनिकल एब्रेशन कर दो यूजिंग नाइफ, चाकू से छिलका निकाल दो ऊपर का सीड कोड, है ना। सैंड पेपर मतलब रेगमाल से रगड़ दो, सीड कोड टूट हट जाएगा। और विगरस सेकिंग, या इसको क्या करो विगरस सेकिंग कर दो, इसका मतलब कहीं पे इसको डाल के लगातार इसको चला दो, है ना, मोमेंट करा दो, ठीक है। इसको बोलेंगे इस तरीके से, जो उसमें सीड डॉर्मेंसी वो तो टूट जाता है, तो चाकू से काट दो, सैंड पेपर रिगमाल से रगड़ दो, जिसकी वजह से पूरी जो स्किन होगी वो कोटिंग होती वो हट जाएगी, तो एम्ब्रियो को निकलने में आसानी हो जाएगी। देखो इन नेचर दीज एब्रेशन आर काज बाई माइक्रोबियल एक्शन, और ये कौन कर सकता है, किसी माइक्रोब का इन्फेक्शन हो जाए तो जो सीड कोड वाला पार्ट उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ये भी हो सकता है, कोई माइक्रोब हेल्प कर सकता है। एंड पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल, यह हो सकता है कि इस सीड को किसी बर्ड ने खा लिया हो, किसी आदमी ने खा लिया हो, और आदमी के अंदर क्या भरा हुआ है, एसिड, उस एसिड की वजह से सीड कोड टूट गया हो, ये भी हो सकता है। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग, जो इनहिबिटरी इफेक्ट है उसको कैसे हटा सकते हो, बाय सीड टू चिलिंग कंडीशन, इसको कहाँ डालते हैं, चिलिंग कंडीशन, और बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक देखो जिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट, जिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट, तो कह रहे हैं जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट का यूज करेंगे तो क्या होगा कि सीड डॉर्मेंसी खत्म हो जाएगी, क्या सीड डॉर्मेंसी को खत्म कर सकते हैं। पैरास्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं और एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो सीड डॉर्मेंसी को बढ़ाते हैं, जिब्रेलिक एसिड और जो नाइट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, ये डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देते हैं। चेंजिंग द एनवायरमेंट कंडीशन सच एज लाइट एंड टेम्परेचर अदर मेथड टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी, और कह रहे हैं यहाँ पे जो लाइट हो गया साथ साथ टेम्परेचर हो गया, इसको चेंज करने की वजह से भी सीड डॉर्मेंसी टूट सकती है उसमें। तो लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया, नाइट्रेट हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रेट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया जिब्रेलिक एसिड वाला है, कोई दिक्कत। तो कौन कौन सीड डॉर्मेंसी बढ़ाते हैं पहला बताओ, एब्सिसिक एसिड दूसरा कौन बताया था, हाँ पैरा स्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक एसिड, और कौन इसको तोड़ता है, जिब्रेलिक एसिड। और कोई दिक्कत इसमें, इसको मैकेनिकल तरीका भी है, केमिकल तरीका भी है, ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया था कौन सीड डॉर्मेंसी को बढ़ाता है, कौन सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है, तो तोड़ने वाले 2 लोग हैं, बनाने वाले 3 लोग हैं, फिनोलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, पैरा स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो फिनोलिक एसिड, पैरा स्कॉर्बिक एसिड, और कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। देखो यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो 3 चीजें मान लो, कभी भूल जाइए, देखो इधर फिनोलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और क्या पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये क्या करते हैं, इनहिबिटरी, यहाँ कैसा होता है इनहिबिटरी, इसको याद करिए पापी मन से, किससे, पापी मन। यहाँ देखो फिनोलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, पापी मन क्या करता है, हमेशा गलती काम करेगा और सीड को जर्मिनेट होने से रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा। और यह मन का मतलब होता है मेंटेन करता है किसको, डॉर्मेंसी को, ये डॉर्मेंसी को मेंटेन करके रखता है, इनडायरेक्टली कह सकते हो इसको जर्मिनेट होने से रोकता है। बाकी बच्चे कौन, ओपन कौन करता है, हमारा नाइट्रेट और जिब्रेलिक एसिड। क्लियर हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लांट ग्रोथ एंड इनहिबिटर। क्वेश्चन खोल दो, याद रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे, क्वेश्चन खोल दो, प्लांट ग्रोथ क्लास करवा देते हैं फिर। इसी के साथ समाचार खत्म हुए इस सेशन के, ठीक, क्वेश्चन करा दूं आपको फटाक जल्दी से। बायोलॉजी में जो 360 में 360 लेके आएगा उसका हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा, बड़ी शानदार, वो सोच भी नहीं पाएगा ठीक है, 360 में 360 आ जाएंगे बहुत आसानी से, जैसे मैंने कराया वैसे करोगे तो आ जाएगा।
बहुत मुश्किल नहीं है, पेपर लेंदी होगा लेकिन थोड़ा सा आपको मुश्किल नहीं मिलेगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन देख लो कैसे आते हैं। देखो बच्चे 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 पहले ग्रोथ कर लो। मैंने बताया था ग्रोथ पे क्वेश्चन जो आपके मिलते हैं। देखो ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, बताओ कौन सा फेज में मैक्सिमम होता है? बच्चे लॉग फेज का दूसरा नाम भी है क्या? एक्सपोनेंशियल, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। लॉग फेज में मैक्सिमम होता है, लैग लॉग और स्टेशनरी, याद है? लैग लॉग और स्टेशनरी फेज होते हैं। देखो टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट कैसा होता है बच्चे? टिपिकल ग्रोथ कर्व सिग्मॉइड, कैसा होता है? सिग्मॉइड, ठीक। आगे देखो डेवलपमेंट में, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, डज नॉट शो जब भी आता है पहला काम करो इसको मार्क कर लो, डज नॉट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। इसी में आधे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पूछा है कि कौन सा डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, कौन नहीं शो करता है? तो आपको ये पता है कॉटन शो करता है, कोरिएंडर करता है, बटर कप करता है, मेज करता है, मेज नहीं करता है, ठीक, मेज नहीं करता। आगे देखो, प्लांट फॉलो डिफरेंट pathway in response to the environment or phase of life to form the different kinds of structure and this ability is called क्या? प्लास्टिसिटी। जरा सोचो 21 और 22 में क्या अंतर, कोई अंतर है? वही टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, समझ में आया? ये है 2022, ये है 2021 और आगे इसी से मिलेगा 2023 में। कर लोगे? घूम फिर के ऐसे आ जाएगा, क्लियर? या ऐसे कहते कौन सा इसमें प्लास्टिसिटी शो करता है, ये तो आएगा और क्या आएगा, इसमें कुछ अलग से नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, तो दिख रहा है, कर डालो। अच्छा एक तो इधर ये है, रिमूव कर दिया है, 7 नंबर ना, 7 नंबर इधर है। ये बता दो क्वेश्चन नंबर 5, बता दो जल्दी। सेनेसेंस एज एन एक्टिव डेवलपमेंट सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज इंडिकेटेड इन, सेनेसेंस की बात कर रहे हैं, बताओ। आपको याद होगा मैंने बताया था उसके बारे में किसके बारे में? ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्या? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिला के क्या बनाते हैं? डेवलपमेंट, याद है? डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, याद है? तो हमने बताया था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किस चीज का? वेजल्स का और ट्रैकिड का, किसका? वेजल और ट्रैकिड का, उसी की बात कर रहे। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो क्या लिखा हुआ है, देखो सेनेसेंस एज एन एक्टिव डेवलपमेंट, क्या? एक्टिव डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कितने बातें बताए थे आपको? 2। देखो सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज इंडिकेटेड इन, तो ग्रोथ तो दिया, तो दूसरा कौन सा है? डिफरेंशिएशन है। कौन सा? डिफरेंशिएशन। इसमें हो जाएगा कौन सा? देखो डिफरेंशिएशन, वेजल्स एंड ट्रैकिड, डिफरेंशिएशन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलो देखो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, इसमें आ जाओ। द गैसियस प्लांट, ध्यान रखिएगा कौन सा प्लांट है? गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इज यूज इन ए प्लांट, किस लिए जरा बताओ? स्पीड अप इन द माल्टिंग प्रोसेस, इसमें कौन सा हार्मोन यूज होता है? माल्टिंग प्रोसेस में, माल्टिंग और बोल्टिंग है? अरे जिबेलिक भाई, जिब्रेलिक एसिड है, कौन सा? जिबेलिक एसिड, ठीक है, ये है, ठीक। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, क्या आंसर ये है? बिल्कुल हो जाएगा। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, कौन कराता है ये? एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, खत्म करता है, ये बताओगे साइटोकाइनिन, क्या? साइटोकाइनिन। और किल डाइकॉट वीट इन द फील्ड, कौन सा ऑक्सीजन, नाम बताइए भाई? 2,4-D, क्या बचाओगे? 2,4-D। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो ये क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी वाला, ठीक। चलो आगे दो क्वेश्चन पढ़ लो इसको। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर समझ गए होगे, हैज इंक्रीज, इसको बिना ऑप्शन देखे बताना आपको। हैज बीन इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, application of which of the photo hormone has resulted in this increased yield as the hormone is known as produce female flower in plant, है? समझ गए कौन सा है? इथाइलिन, फीमेल, और कहां पर करता है? कुकुम्बर में, है कि नहीं? कुकुम्बर में, क्या करेगा? कुकुम्बर में। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चे। देखो इधर इसके ऑप्शन देखो, इधर दिया हुआ है ABA, जिबरेलिक एसिड, इथाइलिन और साइटोकाइनिन। क्लियर हुआ? ये देखो द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड इन द फील्ड, कौन सा होता है जो वीड को हटाता है? 2,4-D, कौन कराएगा? 2,4-D। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपॉन स्प्रेइंग द सुगरकेन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ द, क्या हो जाएगा?
जिबेलिक एसिड। विच द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटिव सब्सटेंस, नॉट एन इनहिबिटिव सब्सटेंस गवर्निंग सी डोरमेंसी, कौन सा जाता है? जिबेलिक एसिड। देखो एस्पेसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये क्या करते हैं? सी डोरमेंसी को मेंटेन करते हो, ये क्या करते हैं? तोड़ते हैं। कुछ माया, चलो। इट टेक लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, which combination of hormone can be applied to artificial induced flowering in the pineapple, induced oil flowering in pineapple का क्या करोगे? इंड्यूस करने की बात करें, किसकी बात करेंगे? इथाइलिन। और प्रमोट करने की बात करेंगे तो मतलब इथाइलिन और ऑक्सिन होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन देखो? साइटोकाइन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन और इथाइलिन, कौन हो जाएगा? बी वाला ना, ये हो जाएगा आपका बी वाला। देखो ये फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, ध्यान रखिएगा, अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, हो जाएगा ऑक्सीजन। यू आर गिवन टिश्यू, ठीक है, विद पोटेंशियल फॉर डिफेंस इन आर्टिफिशियल कल्चर, जैसे से कैलस में मालूम होता है, नॉन डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब हार्मोन डालते तो डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन वुड यू ऐड टू द मीडियम सिक्योर सूट एज वेल एज रूट। सूट बनाने के लिए बताओ, सांस है सूट, सांस है कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? सांस है सूट, सांस है साइटोकाइनिन। लिख दिया मैंने, आपको सा कहाँ आता है? ये लो बस, साइटोकाइनिन। ठीक, आगे देखो। और रूट के लिए कौन सा चाहिए? ऑक्सिन। क्या चाहिए? ऑक्सिन। ऑक्सिन ज्यादा होगा तो रूट बनेगा, साइटोकाइन ज्यादा होगा तो सूट बनेगा। वहां आपको क्या ज्यादा बनाना है उस पर डिपेंड करता है। कुछ माया नहीं आया? रूट ज्यादा चाहिए तो ऑक्सिन मिलाओ, सूट ज्यादा चाहिए तो साइटोकाइन मिलाओ। कुछ माया नहीं आया? आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? देखो सूट एंड रूट दिया, रिस्पेक्टिवली नहीं दिया है, तो सूट के लिए कौन सा हमें, सूट के लिए कौन सा? यही है, उल्टा सीधा दिया है। एवेना कर्वेचर टेस्ट, एफडब्ल्यू बेंड का, किसका? एफडब्ल्यू बेंड का जो एक्सपेरिमेंट था उनका नाम था एवेना कर्वेचर टेस्ट। उन्होंने जो प्लांट लिया था एवेना सेटाइवा, कौन सा? एवेना सेटाइवा। बताओ किस लिए लिया था, क्या आइसोलेट किया था? इथाइलिन, IAA मतलब ऑक्सिन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सिन को उन्होंने क्या किया था? आइसोलेट किया था बाय द प्रोसेस एवेना कर्वेचर टेस्ट। और किस पे किया था? कैनरी ग्रास पे कि ओट सीडलिंग पे? बोले किस पे? ओट सीडलिंग पे। कोई दिक्कत? आपने तो क्वेश्चन उड़ा दिया धमाके से, बचा क्या है? छोटे मोटे चिंटू मिंटू वाले क्वेश्चन है वो तो निपटा दोगे आप, ठीक है नहीं? एक वन लाइनर फोटो प्रिंट करा दो बच्चे। जो खाली टाइम मिलेगा तो इसके क्वेश्चन सारे कर लेना। क्वेश्चन रिपीट हो तो हमने दिखाया बार बार, चाहे सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एटलीस्ट कम से कम काम करो। 32 साल 20 साल 15 साल पैसा जरूर सॉल्व कर लो। ठीक, देखो ये बताओ अगला क्वेश्चन फोटो पीरियड्स में 2021 में पूछा गया। बताओ द साइट ऑफ परसेशन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियड्स। बताओ है लिप्स है ना? क्या पहली बार आया है? ये पहली बार आया है क्या? अगर जिसने 2019 में पेपर सॉल्व किया है उसके लिए तो एक सेकंड क्वेश्चन है, क्या उमार भरने में। देखो द साइट ऑफ परसेशन ऑफ लाइट इन प्लांट, और ऐसा नहीं पहली बार हमने मार्क कराया है, कि पूरे पैराग्राफ में एक ही लाइट इंपॉर्टेंट है, परसेशन ऑफ लाइट इज लीफ, परसेशन ऑफ लाइट इज लीफ। करवा नहीं करवाया? पीछे हर साल करवाते हैं, पूछा भी गया है। देखो यानी कि प्लांट ड्यूरिंग द फोटो, क्या बताओ बच्चे? लीफ होता है। क्या होता है? लीफ। आगे देखो व्हाट इज द साइट ऑफ परसेशन ऑफ फोटो पीरियड इज नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बताओ क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ? ये आया 2019 में, फिर कब आया? 20 को छोड़ दिया, आया 21 में, इसके बाद 22 को छोड़ दो, अब आएगा, अब आएगा 23 में। कुछ मारा है? ध्यान रखो, देखो मगर ध्यान से। ठीक, बाकी ये फाइटोक्रोम है, ठीक है। फाइटोक्रोम आपके आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में है नहीं है, ठीक है। वैसे फ्लेवे प्रोटीन होता है, ये क्या होता है? फ्लेवे प्रोटीन। सिलेबस में नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? और ये फोटोपीरियडिज्म है, वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज इन द तंबाकू के प्लांट में सबसे पहले फोटोपीरियडिज्म देखा गया, और साइंटिस्ट का नाम था गार्नर और एलार्ड। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो पूछा जाएगा मैंने वो भी बता दिया, जो नहीं पूछा जाएगा वो भी बता दिया। कोशिश ये करेंगे इधर के 5 साल क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जब इतना हो जाए टाइम बचे तब आगे करिएगा। पहले इसमें एक कमांड बना लीजिएगा 5 साल में, फिर आगे स्टॉप करिएगा।
एंड दिस वाल, अब देखो आगे कुछ है कि नहीं है। सी डार्मेंसी, सी डार्मेंसी में देखो क्या है, 2006 के बाद, 2006 के बाद कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आया। ठीक, देखो एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड, कौन सा है, बार्ली सीड के लिए क्या होगा उसमें, एमाइलेज, क्या होता है, एमाइलेज होता है ना। सी डार्मेंसी किसकी वजह से होता बताया है, सी डार्मेंसी कर लो जाओगे इसमें, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके खत्म हो गए, और अब क्या करना है समझ में आ गया। कल आपको बायोलॉजी के 11, 12 दोनों लेके तो आना ही है, साथ साथ आप केमिस्ट्री और फिजिक्स लेके आइएगा, टाइम मिलेगा तो हम वो भी करा देंगे। कल हम कुछ नहीं समझाएंगे, आपको सिर्फ ये बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन 2022 में आया था, किस लाइन से आया था, और कहाँ से क्वेश्चन 2023 में आ सकता है। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा ध्यान करके रखिएगा, ठीक है। बाकी जो भाई बहन आपके सो रहे होंगे उनको बुला लीजिए, कल का हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जो लोग आएंगे उनके लिए, जो लोग नहीं आएंगे उनके लिए, क्या सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कल बच्चे सुनो, कल 1:30 पे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक, आ जाना आप लोग टाइम से, लेट मत करना। और क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ठीक है।